हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं आज के मतदान पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ एसएम रहमान फैजी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, और साथ ही दयाशंकर दुबे जो कि बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज फैजी साहब, लखनऊ का भी मतदान हो रहा है। पिछली बार 8 सीटें बीजेपी ने 9 में से जीती थी। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? किस तरह के मुद्दे आपको लगता है कि जो प्रमुख है जिनके चलते लोग आज वोट डालेंगे? जी नमस्कार। देखिए, पहला चरण और दूसरा चरण और तीसरा जो चरण आज हो रहा है, चौथा चरण आज हो रहा है, तो चौथा चरण बाकी फेजेस से टोटली डिफरेंट है। क्योंकि अभी तक ये होके आया कि ये जाट लैंड था, मुस्लिम लैंड था, यादव लैंड था। ये जो चौथे चरण का चुनाव हो रहा है पीलीभीत से लेके बांदा तक, यहाँ पे कोई भी ऐसा एक वर्ग नहीं है या जाति नहीं है जो कि निर्णायक भूमिका में हो। मगर साथ ही साथ 2007 से लेके 2017 तक देखिएगा तो इसने मायावती की काफी सीटें निकली। 2012 में ऑलमोस्ट सपा ने क्लीन स्वीप किया था और 2017 में अधिकतर सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। यहाँ के मुद्दे तमाम सारे मुद्दे हैं जैसे कि पीलीभीत, लखीमपुर और बहुत बहुत हद तक सीतापुर में एक गन्ना बेल्ट है, उसके अपने मुद्दे हैं कि वहाँ का लोग बताते हैं कि भुगतान नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। इधर सेंट्रल यूपी जिसको बोल रहे हैं, जहाँ पे आज चुनाव हो रहा है, यहाँ छुट्टा जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या है। कोविड वाला मुद्दा अभी भी कायम है, चल रहा है। बहुत जगहों पे लोग उसको चला रहे, राजनीतिक पार्टियां चला रही हैं। तो यहाँ पे एक मुद्दा नहीं है, हर सीट पे, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग मुद्दे। जी, यहाँ पर हमारे साथ दयाशंकर दुबे भी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। दयाशंकर जी, यहाँ पर हम जानते हैं जिस तरह से आज के अगर हम चरण की बात करें, 2017 में 59 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। लेकिन जिस तरह से महंगाई इतनी बड़ी है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे तमाम रिपोर्टर्स जनता से बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खुद प्रधानमंत्री को उस पर रिएक्ट करना पड़ा है, रैली में उन्होंने उसका जिक्र किया है। क्या लगता है वो प्रदर्शन बीजेपी के लिए एक मुश्किल रहेगा दोबारा रिपीट करना? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि 7 चरणों में से 3 चरण का चुनाव हो चुका है और पहले और दूसरे में हम लीड में, तीसरे में जो है हमारी विक्ट्री जो है इमिनेंट होती चली जा रही है। अभी तो चौथे में कंसोलिडेशन है। आप लखनऊ में जानती हैं कि हमारे पास 8 में से 7 सीटें अभी भी आज हैं। और जहां तक बात करते हैं हम लोग, जो इशूज आप बता रही हैं, तो विरोधियों के इशू है, उनका काम है। विरोधी बोलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। लेकिन जनता आज बिल्कुल स्पष्ट है। जब से ये चुनाव आयोग ने कहा कि पहले मतदान और फिर जलपान, हम भी मतदान करके आए हैं। देखिए ना, ये पर्ची लगी हुई है और ये जो दिखाया जा रहा है कि 9.1%, आपका आंकड़ा बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन लखनऊ की एक छोटी सी जगह बता रहा हूं मैं, सेंट मैसेज स्कूल है, वहां मैं जब चला तो बात करके समझा कि 15 से 16% वहां हो गया था, जबकि आधे घंटे लेट एक बूथ के ऊपर हुई है। तो हमें यह स्पष्ट समझना होगा कि इस वक्त पूरा प्रदेश का झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है और उसी वजह से हम पूर्ण बहुमत से इस फेज के बाद। दुबे जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो लेकिन जो आपकी अपनी बीजेपी की सांसद है रीता बहुगुणा जोशी, उनके बेटे का झुकाव तो बीजेपी की तरफ नहीं लग रहा है। कल रात को मयंक जोशी जो है वो अखिलेश यादव से मिल लिए, समाजवादी पार्टी ने उसको लेकर के ट्वीट भी कर दिया। हम सब जानते हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी के टिकट पर। उनकी मां ने यहां तक कह दिया था कि अगर बेटे को टिकट देना है तो उसकी जरूरत पड़ी तो मैं सांसद पद से इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हूं। इसको आप कैसे देखते हैं? वो भी तब जबकि लखनऊ के आज मतदान हो रहा है, उससे ठीक एक दिन पहले मयंक जो है अखिलेश से मिलते हैं। आपका बोलना कहीं ना कहीं मुझे उस तरफ खींच रहा है कि एक अच्छे मधुर संबंध है मुझे मेरे साथ रीता बहुगुणा जोशी के, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी, रीता और उसके बाद मयंक क्या चाहते हैं कि जिस परिवारवाद, खानदानवाद की हम बात करते हैं, ठीक है, वो पारिवारिक है, समाज के अंदर काम कर रहे हैं, तो ठीक है, हमारे यहाँ समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो उसके ऊपर विचार करके और फिर उनको टिकट दे देता। नहीं देना था तो अगली बार दे देगा। हम लोग भी तो कार्यकर्ता है, हमने भी टिकट मांगा था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चला जाऊं सपा में या चला जाऊं बसपा में या चला जाऊं आप पार्टी में। ये उनका खुद का निर्णय है। ना पार्टी इसका सहयोग सपोर्ट करती है और मैं खुद इसकी भर्त्सना करता हूं, क्योंकि जिस पार्टी ने आपको मंत्री बनाया, जिस पार्टी में आप आई, दूसरी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आपको इज्जत मिली, आप मंत्री बनी, मंत्री बनने के बाद आप क्यों कहते हैं ऐसा? ये निर्णय छोड़िए, उसके ऊपर संगठन के ऊपर कौन किसको चुनाव लड़ा रहा है। आप संगठन के साथ सेवा कर रही है ना, समाज की सेवा करिए। कोई जरूरी है कि हर आदमी विधायक रह के सेवा करे?
मैं भी तो एनडीटीवी पर बैठा ही हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपना मतदान भी कराया और रात रात भर राजेश्वर सिंह के साथ घूमता रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ के कहीं और चला जाऊं। फैजी साहब भी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी थोड़ा चर्चा करते हैं। फैजी साहब, आप बता रहे थे, हम मुद्दों का भी जिक्र कर रहे थे। हालांकि दुबे जी कह रहे हैं वो विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं, हालांकि जनता जो है वो तमाम उन मुद्दों को उनके लिए मायने रखती है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये मुद्दे तो मायने रखते हैं। आपसे समझना चाह रहे हैं कि हम जानते हैं यूपी का चुनाव जो है वो जातीय समीकरण उसमें काफी अहम निभाती है, रोल निभाया जाता है उसमें। 59 में से 51 सीटें जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज चुनाव हो रहा है जिसमें कि मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाता, उनकी काफी अहम भूमिका रहने वाली है। क्या लगता है कि मुद्दों के बनस्पत जातीय समीकरण ही इस बार फिर से हावी रहेंगे? जी, मुद्दे के साथ साथ जातीय समीकरण दोनों हावी रहेंगे जी, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो भी ब्रिटिश बेल्ट में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई वर्ग विशेष जाति ऐसी नहीं जो कि निर्णायक भूमिका में हो। इसलिए दोनों पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट बंटवारे किए हैं वो उसको मद्देनजर रखते हुए दिए। देखिए, मुद्दा भी साथ चल रहा है और जातीय समीकरण भी चल रहा है। जैसे अभी दुबे जी लखनऊ की बात कर रहे थे, तो लखनऊ में 2017 में समाजवादी पार्टी ने भी 9 में से 7 सीटें जीती, सिर्फ 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, फिर ये 8 जीत गए। 2007 से लेके आज तक का अगर हम यूपी का चुनावी इतिहास देखेंगे का, तो जो भी वोट पड़े हैं वो हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ पड़े हैं। 2007 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट पड़ा था, बहन जी आई थी, मायावती जी आई थी। 2012 में मायावती के खिलाफ वोट पड़ा था, अखिलेश यादव की सरकार बनी थी। 2017 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव पड़ी थी। अब ये देखना है कि जो यूपी के मतदाताओं ने जो परंपरा बनाई है उसको कायम रखते हैं कि वो टूटती है। लेकिन आज का जो मौजूदा जो वक्त है, जो मैंने देखा है अभी तक इन चरणों में या आगे पूर्वांचल, क्योंकि मैं रहने वाला भी पूर्वांचल का भी हूँ, तो माहौल कुछ बदला हुआ लग रहा है कि काफी परिवर्तन लग रहा है। जो भारतीय जनता, क्योंकि ये तराई के इलाके में आज मतदान हो रहा है, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी पूरे देश ने देखी थी। अजय मिश्रा टेनी के बेटे अभी फिलहाल जमानत पर, हालांकि जमानत को चुनौती भी दी गई है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो किसानों की नाराजगी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा, जिससे बीजेपी को नुकसान होने की बात कही जा रही है, क्या तराई में भी बीजेपी को इसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है? जी, 2-3 जिले वहां पे हैं, जैसे मैंने बताया कि पीलीभीत के लखीमपुर है और सीतापुर का काफी एक बड़ा हिस्सा उसमें आता है, जहाँ पे गन्ना किसान बहुत मात्रा में, और उनका वो लोग बताते हैं कि पिछली जो गन्ना फसल थी अभी तक उसका पेमेंट भी नहीं हुआ है। लेकिन लखनऊ के आसपास और लखनऊ से पूर्वांचल किसानों के मुद्दे के साथ साथ और भी तमाम सारे मुद्दे हैं जो हावी हो रहे हैं। उतना किसान आंदोलन जो इशू था वो इधर तो इतना नहीं है, और उसके साथ और तमाम सारे मुद्दे हैं, जिलावार मुद्दे हैं, विधानसभा के हिसाब से मुद्दे हैं, जातीय मुद्दे हैं, वो हावी चल रहे हैं सारी चीजें। ये दुबे जी से मैंने पूछा था। दुबे जी, आपका क्या लगता है, क्या बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है किसानों की नाराजगी का तराई के इलाके में? देखिए जी, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं और सहमत भी। क्यों नहीं सहमत हूं? क्योंकि फर्स्ट पेज में ही देखा कि जिस तरह से ये कहा गया था कि किसान और पूरा टिकट ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ क्या? टाइपिस हुआ, पूरे के पूरे वोट पड़े भारतीय जनता पार्टी को। जिसकी बात कर रहे थे आप कि उनको जमानत मिल गई है, जमानत मिली है, कोर्ट से मिली है, जज साहब ने दिया है, मुझे लगता है उन पर उंगली हम नहीं उठा सकते। और आगे ऐसा तो है नहीं कि केस क्लोज हो गई है, ट्रायल हो ही रही है। तो इन सब चीजों को आज के दिन ना उठा करके आपके माध्यम से मुझे पूरी प्रदेश की जनता को आग्रह करना है कि आप मतदान करिए। मतदान करना बहुत जरूरी है और जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ही हमारी पार्टी को फायदा होने जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ये ट्रेंड बना हुआ है, हर हालत में ये चौथा जो चरण है ये हमारे लिए निर्णायक है और भारतीय जनता पार्टी 8वां 7वां आते तक प्रचंड जीतेगी। दुबे जी, देखिए लखीमपुर, मैडम आपका आएंगे, लेकिन पहले हम हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं जो कि रायबरेली में है। सौरभ, आपके साथ एक मेहमान भी हैं, आप बताएं किस तरह का ग्राउंड में आप नजारा देख रहे हैं? 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है वोटिंग शुरू हुए। जया, देखिए पहले इस बारे में बताते हैं। देखिए, हम एक सेल्फी पॉइंट चुनाव आयोग ने बनाया है यहाँ पर, ताकि लोग आएँ और वोट डालने के बाद अपनी फोटो खिंचा ले ऐसा करके। लेकिन इतना पैसा खर्च किया चुनाव आयोग ने, लेकिन पहले चरण से लेकर के आखिरी चरण, चौथे चरण तक हो गया है। जया, हम लोग हर पोलिंग बूथ पे जाते हैं, हमें लोग मिल जाते हैं ये बताते हुए कि हमारा नाम कट गया। तो ऐसे सेल्फी पॉइंट तो चुनाव आयोग ने पैसा खर्च करके बनाए हैं, पर मतदान परसेंटेज कम रह रहा है, जिसमें वोटर लिस्ट में नाम कट जाने का मामला सामने आया है।
तो एक बड़ी चुनौती या बड़ी कमी मान लीजिए चुनाव आयोग की रही है कि तमाम नाम कट गए। लोगों ने 2012, 14, 17 में वोट किया लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। अब पोलिंग परसेंटेज की बात करते हैं। 11 बजे के जो पोलिंग के नतीजे हैं वो हमें मिलने वाले हैं, लेकिन अगर हम जो 9 बजे तक जो पोलिंग के नतीजे आए हैं उनकी बात करें तो जो शहर है, हम देखिए पहले चरण से लेकर के अब तक जो शहरी इलाके हैं वहां मतदान कम रहा है। उदाहरण के लिए शाहीबाबाद, गाजियाबाद में 45% वोटिंग, नोएडा में 2017 की तुलना में 10% कम वोटिंग, सौरभ मेरठ में जो पहला जो आपका पॉइंट था उस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। आपने जो कहा कि कई ऐसे मतदाता आपको लगातार मिले हैं इस चौथे चरण तक जो ये शिकायत करते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, जब वो वोट डालने जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उनका नाम कट चुका है। लेकिन क्या उन्हें ये नहीं पता है कि एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत नाम जोड़े जाते हैं, हटाए जाते हैं, और चुनाव आयोग की ओर से ये मौका भी दिया जाता है मतदाताओं को देखने के लिए कि उनका नाम है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको जुड़वा लें। उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती, तब वो क्यों नहीं सतर्क रहते हैं और चुनाव के दिन आकर के कहते हैं कि उनका नाम कट गया? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और जो ज्यादातर लोग हमें मिलते हैं जिनका नाम कट गया है वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं कि वो इतना जान लें, क्योंकि चुनाव आयोग अखबार में भी छापता है जिनके नाम कटे हैं वो आकर के मिल लें हमारे साथ आकर के। जैसे अलीगढ़ का एक उदाहरण हमने दिया था और इस पर हमने स्टोरी भी की थी। इगलास में एक पोल पर 700 की पोलिंग थी, 500 के नाम कट गए। तो सोचिए 500 का नाम कैसे कट जाते हैं? क्या सिर्फ उसमें लोगों की कमी है? चुनाव आयोग की कमी नहीं हो सकती है इसमें? ज्यादातर लोग निरक्षर हैं। हाँ, बिल्कुल उनको सतर्क रहना चाहिए, और इस बार शायद उनको सबक मिल गया होगा। जब उनका नाम कटा है तो अगली बार से वो जागरूक रहेंगे, जाकर के बीएलओ से मिलेंगे या डीएम के पास आके बात जाके रखेंगे। लेकिन हर बार ये नहीं होता था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहले चरण से लेकर के आखिरी चरण तक हर पोलिंग बूथ पे खड़े हो जाइए और लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे हमारी मदद कर दीजिए, हमारा नाम कट गया पोलिंग बूथ से। जाहिर सी बात है, एक प्रक्रिया होती है, बीएलओ घरों में जाता है, उसके बाद अगर फिर भी नाम नहीं आता तो लोग अपने पास जाके बात कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि लोग वहां पर 25-25, 20-20 बार लोगों ने वोट डाल दिया है, 80-80 साल के लोग हैं, उनका नाम कट गया इस बार, तो जिम्मेदारी लोगों की बनती है। पर चुनाव आयोग की भी कहीं ना कहीं कमी है। अगर 500 की पोलिंग हट गई, 700 की पोलिंग है, तो वहां पर तो शायद वो 500 लोगों की गलती नहीं है। तो ये तमाम सवाल हैं, इसका जवाब चुनाव आयोग देगा। और हम लोग जब कहते चुनाव आयोग भी कभी मानता है अपनी गलती, और वो हमारे एक अधिकारी से बात भी हुई, उन्होंने कैमरे के सामने से आने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, अगली बार से हम लोग और इस जो दिशा में ज़्यादा काम करेंगे। तो फिलहाल एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वही पोलिंग परसेंटेज वाली जो बात कर रहे थे, रायबरेली में अभी 9 बजे तक अखिलेश 8.03% वोटिंग हुई है। लखनऊ में भी लगभग इतनी ही वोटिंग है। जबकि जो ग्रामीण अंचल हैं, जहां पर ग्रामीण मतदाता ज़्यादा हैं, वहां पर पोलिंग ज़्यादा हो रही है। लखीमपुर में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है, पीलीभीत में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है, फतेहपुर विधानसभा है उसमें पोलिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये एक बहुत अहम है। वो आप लोग हैं वहाँ पर, आप भी अखिलेश समझते हैं, आप इतना जानते हैं कि अर्बन एरियाज़ या रूरल एरियाज़ में वोटिंग परसेंटेज कम रहने का या ज़्यादा रहने का किसको क्या फ़ायदा हो सकता है, वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अखिलेश, इस पूरे चरण, ये जो फेज़ है, 4th फेज़ है, ये बहुत अहम रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फेज़ में 4 रैलियां की हैं। फतेहपुर में आज पोलिंग है, प्रधानमंत्री मोदी फतेहपुर में रैली कर चुके हैं। उन्नाव में आज पोलिंग है, उन्नाव में प्रधानमंत्री मोदी रैली कर चुके हैं। सीतापुर में प्रधानमंत्री रैली कर चुके हैं, और हरदोई में प्रधानमंत्री रैली कर चुके हैं। और इन चारों जगहों पर आज मतदान है। अखिलेश 2017 में आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी फतेहपुर में आए थे रैली करने, उन्होंने फिर कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था जो पूर्वांचल में काफी जोर पकड़े रहा, और उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन इन चारों चरणों में प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में वो आतंकवाद की बात करी कि आतंकवादियों ने साइकिल क्यों चुनी, जो समाजवादी पार्टी का सिंबल है। लेकिन उसके अलावा इन चारों रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात प्रमुखता से कही, वो कही कि आवारा पशुओं का जो मुद्दा है वो जानते हैं, और जैसे ही सरकार बनेगी तो आवारा पशुओं से निजात दिलाने का काम करा जाएगा। तो एक आवारा पशुओं का मुद्दा ग्रामीण अंचल में बड़ा मुद्दा है, इसको प्रधानमंत्री मोदी आवारा समझते हैं पशुओं पर भी बात रखनी पड़ी है। और उन्होंने ये कहा है कि जब 10 मार्च के बाद जो है अगली बार सरकार बनेगी उस पर काम किया जाएगा। सवाल ये पूछा जाना चाहिए, पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है यूपी में, तो इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर अब तक क्यों कुछ अहम और ठोस काम किया गया? इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यूपी की महाभारत जारी है। महाभारत के लिए आज चौथे चरण का मतदान भी जारी है। आपको बताएं कि हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक मिश्रा जो कि मुख्य प्रवक्ता है प्रसपा लोहिया के, और साथ ही एसएम रहमान फैजी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस चौथे चरण से? आप लोगों की पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। बीजेपी ये कहती है कि अगर मान लीजिए पहले 3 में कहीं नुकसान हुआ भी तो उसकी भरपाई हम आज से करना शुरू कर देंगे, और इसके बाद पूर्वांचल तक जो है बीजेपी अपने नुकसान की भरपाई करती जाएगी, ऐसा बीजेपी कहती है।
बहुत ही आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने वाली पार्टी भाजपा ने भी स्वीकार तो किया कि प्रथम 3 चरण में वो नुकसान में रहे। यह चरण उनके नुकसान को पुष्ट कर देगा और जो तस्वीर अब तक सियासत की बनी है चुनावी राजनीति की, इस चरण में वह तस्वीर यथावत रहेगी, बस रंग थोड़ा और निखर जाएगा। भाजपा और समाजवादी गठबंधन के सीटों का जो अंतर है वह इतना ज्यादा हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी यह स्पष्ट हो जाएगा। सरकार स्पष्टता समाजवादी गठबंधन की बन रही है। आप उत्तर प्रदेश के पिछले 3 चुनाव का इतिहास देखें, बहुमत की सरकार बहुमत से गई है। डॉक्टर लोहिया का वह कथन याद करने योग्य है चुनाव के दिन कि अब जनता जैसे हमारी गृहिणी, हमारी माँ होती हैं, रोटी पकाती हैं तो तावा पलट देती हैं तावे पे रोटी ताकि रोटी जले ना, तो सरकार को सबक सिखाने के लिए वोट पड़ रहा है, लखनऊ में पड़ रहा है। इस उत्तर प्रदेश की जालिम सरकार ने ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई कि उत्तर प्रदेश के 92% लोगों का, आम आदमी का, गरीब आदमी का आमदनी घटी है प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से। आस्कोम की रिपोर्ट के हिसाब से मैं कह रहा हूं, और सिर्फ कुछ करोड़पतियों की संख्या बढ़ गई। इस आर्थिक नीति के खिलाफ वोट हो रहा है। आप जन उत्साह देखिए ना, ऐसा लगा है कि जैसे भी हैं। एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। यहाँ फैजी साहब, जिस तरह से दीपक मिश्रा जी कह रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है? हालात हालांकि बदले हैं। 2017 में परिवार में किस तरह से बिखराव था, कलह थी, वो खुलकर सबके सामने थी। इस बार चाचा जो है वो साथ में है और छोटे छोटे गठबंधन, यहाँ पर पार्टियों के साथ गठबंधन यहाँ पर अखिलेश ने किया है। यहाँ पे एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आया है सपा गठबंधन। क्या इसका फायदा उसको मिलता हुआ आपको दिख रहा है? और बीजेपी के खिलाफ क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है आपको? ये एंटी इनकम्बेंसी तो बड़ी ऑब्वियस सी बात होती है, वो कोई भी सत्ता पार्टी होती है उसके खिलाफ होती है। मेरा जो मानना है वो आज की तारीख में इस चरण से और जैसे जैसे आगे चरण में चुनाव बढ़ते जाएंगे, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो इसलिए जो भी अन्य पार्टियों का जो वोटर रहा, बसपा है, कांग्रेस है और दूसरी पार्टियां, वो 2 जगह शिफ्ट हो गया है। जिसको भाजपा में जाना था वो भाजपा में जा रहा है, जिसको समाजवादी में जाना था वो समाजवादी में जा रहा है, जिसका कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है आज की तारीख। क्योंकि बीएसपी के बारे में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो उसका जो वोटर है जिसको समाजवादी में जो जाना चाह रहा था सपा में जा रहा है, जो भाजपा में जाना चाह रहा है भाजपा में जा रहा है। ईस्टर्न यूपी में आप जाइएगा तो इधर दलित, ओबीसी और इनकी संख्या एक बड़ी तादाद में है, जिनकी और अलग अलग उनके संगठन है, अलग अलग पार्टियां हैं, जिसमें कि समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी पार्टियों से गठबंधन भी किया है। तो संभवतः ये तो दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी को फायदा इससे होना चाहिए, होता दिख रहा है। और अखिलेश यादव ने एक चीज अपनी की, जो उनके ऊपर एक टैग लगता था, जो एक आरोप लगता था कि परिवारवाद करते हैं और उनके सारे परिवार के लोग, चाचा बाबा और भतीजे सारे लोग चुनाव लड़ते हैं। ये पहला चुनाव समाजवादी पार्टी का है कि जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने शिवपाल यादव के अलावा किसी को भी एक भी टिकट नहीं, तो वो अपनी छवि अलग तरह की बनाना चाह रहे हैं। उसमें कहां तक कामयाब होते हैं तो 10 मार्च का रिजल्ट बताएगा। लेकिन फैजी साहब, ये जो पूर्वांचल जीतता है वही यूपी जीतता है, ये बात हमेशा से कही जाती है। और पूर्वांचल में बीजेपी जिस तरह से जोर लगाती है वो किसी से छुपा नहीं है। ये भी कहा गया कि पीएम मोदी जो है वो लगातार वहां पर 2 या 3 रात रुकेंगे बनारस में अपने चुनाव क्षेत्र में, पूरी ताकत बीजेपी लगाएगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ पूर्वांचल में गठबंधन किया गया, लेकिन लगातार वहां पर मतभेद की खबरें आई थी। इस गठबंधन में कहा गया कि जो सीटों का बंटवारा हुआ उससे छोटी पार्टियां खुश नहीं थी, जिस तरह के उम्मीदवार उतारे गए उससे भी वो पार्टियां खुश नहीं है। तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं रहेगी पूर्वांचल के? निश्चित रूप से चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती पूर्वांचल में है। बहुत सारे समाजवादी पार्टी और उनके जो संगठन, जो एलाइज है, उनकी पार्टियों के नेता बागी होकर चुनाव में उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखना है कि वो कहां तक नुकसान पहुंचा पाते हैं। नहीं, मोदी जी का 3 दिन का कैंप है वाराणसी में, वो भी कहीं ना कहीं असर करेगा ही करेगा। आसपास की सीटें गाजीपुर है, बलिया है, बनारस से सटा हुआ है, 3 दिन का उनका बनारस कैंप है। तो लेकिन सीधी लड़ाई यूपी में इस समय समाजवादी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, सिंबल की लड़ाई। लोग प्रत्याशी तक को नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। भाजपा चाहे जिसको उतार दे, वो भाजपा वाले भाजपा को वोट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और गठबंधन जिसको भी उतार दे रहा है, लोग उसको आंख बंद करके वोट दे रहे हैं। कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, 2-4 प्रत्याशी में बात नहीं करता जो व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ते हैं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ सिंबल की लड़ाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बीएसपी ये नहीं मानती, आपकी बात से सहमत नहीं है। बीएसपी दावा करती है कि वो भी बराबर लड़ाई में है शामिल। वो ये भी कहते हैं कि सरकार भी वो
बनाएंगे। बहरहाल जो कुछ भी होगा 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन आज लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखने की बात होगी किस तरह से वो किन मुद्दों को लेकर वोट डालते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।